इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। तो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने सीपीसी के लेक्चर में सेक्शन 79 से लेकर 87 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होंगे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मेनली बताया गया है कि सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध बात संचित करना है, ठीक है ना। यदि सरकार के ऊपर कोई बात संचित करना चाहता है या फिर सरकार किसी के ऊपर बात संचित करना चाहती है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करें सेक्शन 79 की। तो सेक्शन 79 क्या बात करता है कि सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध वाद, सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी। अब यदि यहाँ पे सरकार किसी का नाम तो है नहीं, ठीक है, कि सरकार के नाम से बात चलाया जाएगा। तो सरकार की ओर से यदि कोई बात संचित किया जा रहा है या फिर कोई व्यक्ति सरकार के ऊपर कोई बात संचित कर रहा है सरकार के विरुद्ध, तो वहाँ पर जो वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाएगा वो कौन होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि केंद्रीय सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध वाद की दशा में भारत संघ होगा। अब आपने कई बार केस का नाम भी सुना होगा, ठीक है ना, जैसे परमानंद कटारा हो गया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया जो होता है, ठीक है ना, यदि केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई बात संचित किया जा रहा है, ठीक है, या फिर केंद्रीय सरकार के द्वारा कोई बात संचित किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यूनियन ऑफ इंडिया अर्थात भारत संघ। कहाँ पर, जब यदि केंद्रीय सरकार के अगेंस्ट में है या फिर केंद्रीय सरकार के द्वारा है, या फिर यदि किसी राज्य सरकार के द्वारा बात संचित किया जा रहा है या फिर राज्य सरकार के विरुद्ध कोई बात संचित किया जा रहा है, तो वहाँ पर उस राज्य का नाम लिखा होता है। जैसे एमपी स्टेट हो गया, यूपी स्टेट हो गया, ठीक है ना। केस का एक साइड वादी रहेगा और दूसरी साइड प्रतिवादी। यदि प्रतिवादी सरकार है, ठीक है ना, यदि राज्य है तो वहाँ पर राज्य का नाम रहेगा। तो ये है आपका, यदि सरकार के द्वारा उसके विरुद्ध बात संचित किया जा रहा है तो वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी। तो यहाँ पे कौन होगा, भारत संघ केंद्र सरकार की उसमें, और राज्य सरकार में उस राज्य का नाम होगा। उसके बाद है सूचना, सेक्शन 80। तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि मान लीजिए किसी सरकार के विरुद्ध बात संचित करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक नोटिस देना पड़ता है, ठीक है ना, सूचना देनी पड़ती है कि आप उनके अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, बात संचित कर रहे हैं। उपधारा 2 के सिवाय सरकार के विरुद्ध, अब उपधारा 2 में क्या है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उपधारा 2 के सिवाय सरकार के विरुद्ध या ऐसे कार्य के विरुद्ध जो लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदी हैसियत में किया गया है, अर्थात कोई पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी ड्यूटी के वक्त कोई ऐसा कार्य कर देता है, अब जिसके अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, आप बात संचित कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई बात तब तक संचित नहीं किया जाएगा। कब तक, जब तक कि वादी अपना नाम, वाद हेतु का वर्णन और निवास स्थान और जिस संतोष को वह दावा करता है उसका कथन करने वाला लिखित सूचना बात संचित करने के 2 माह पहले नहीं देता है। यदि मान लीजिए कोई वादी है, ठीक है ना, जो सरकार के अगेंस्ट में क्या कर रहा है या फिर लोक अधिकारी जो अपनी उसकी ड्यूटी में जो कार्य किए गए हैं पदी हैसियत में, उसके अगेंस्ट में कोई बात तब तक संचित नहीं कर सकता जब तक कि उसके बाद संचित करने के पहले 2 माह पहले तक सूचना नहीं दे देता, ठीक है ना। तब यहाँ पर सूचना देगा किसको, अब सरकार है, ठीक है ना, तो वहाँ पर किसको दी जाएगी। अब केंद्रीय सरकार के विरुद्ध यदि बात संचित कर रहा है वह वादी, तो यहाँ पर क्या होगा कि उसके केंद्रीय सरकार के विरुद्ध बात की दशा में वहाँ के सिवाय जहाँ रेल से संबंधित है। अब यदि रेल से संबंधित मामला है तो उसके अलावा यदि केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई बात है तो उस सरकार के सचिव को सूचना देनी होगी। लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि बात संचित करने से पहले 2 माह पहले वादी क्या करेगा, अपना नाम बताएगा सूचना में, वाद हेतु वो किस लिए बात संचित करना चाहता है उसका वर्णन और निवास स्थान जहाँ पे रहता है और जिस संतोष को वह दावा करता है, ठीक है ना, उसको क्या रिलीफ चाहिए उस चीज़ का वो क्या करेगा, सबसे पहले 2 माह पहले सूचना देगा। उसके बाद पत्र में अंतर्विष्ट करना होगा कि इस सूचना इसे प्रदत्त कर दी गई है, ठीक है। अब उसको यह बताना भी होगा, जब बात संचित करेगा तो यह बताएगा कि मैंने सूचना की तामील करवा दी है, ठीक है ना, सूचना उनको दे दी है 2 माह पहले, उसके बाद बात संचित कर रहा है। यदि केंद्रीय सरकार के विरुद्ध बात की दशा में है तो केंद्र उस सरकार के सचिव को सूचना देनी होगी,
ठीक है ना, जो भी उस सरकार का सचिव होगा, लेकिन रेल से संबंधित होगा तो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना, यदि रेल से संबंधित मामला है तो वहाँ पर सचिव को सूचना नहीं देनी होगी। इसके लिए अलग से बताया गया है कि केंद्रीय सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में जहाँ रेल से संबंधित है। अब रेल से संबंधित मामला है, ठीक है ना, तो सरकार के विरुद्ध जो वाद संस्थित किया जा रहा है तो वादी के द्वारा, उसकी सूचना किसको देनी होगी? 2 माह पहले रेल के प्रधान प्रबंधक को, यानी कि जो मुख्य प्रबंधक होता है रेल का, ठीक है ना, रेलवे का, उसको सूचना देनी होगी यदि रेल से संबंधित है। अदरवाइज जो सरकार का सचिव होगा उसको सूचना देनी होगी। उसके बाद है सी नंबर, किसी अन्य राज्य सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में उस सरकार के सचिव को या जिले के कलेक्टर को सूचना देनी होगी। मान लीजिए किसी राज्य सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित कर रहा है कोई वादी, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर भी 2 माह पहले सूचना देनी होगी। उसके बाद क्या करेगा कि उस सरकार के सचिव को, अर्थात जिस भी राज्य सरकार के विरुद्ध बात संस्थित करना चाहता है, उस राज्य सरकार के जो सचिव होंगे उनको सूचना देगा, या फिर जो उस जिले के कलेक्टर को सूचना देगा, तब यहाँ पे बात संस्थित कर सकता है। लेकिन 2 माह पहले ही सूचना देनी होगी उस व्यक्ति को, ठीक है ना, जो वादी है। अब ऊपर हमने पढ़ा था कि उपधारा 2 के सिवाय, ठीक है ना, उपधारा 2 के सिवाय यहाँ पे उपधारा 2 में क्या बताया गया, अर्जेंट मामलों के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे सरकार के विरुद्ध वाद, ठीक है ना, सरकार के विरुद्ध ये ऐसे कार्य की बाबत जो लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है, ऐसे मामले के विरुद्ध अत्यावश्यक या तुरंत संतोष प्राप्त करने के लिए न्यायालय की इजाज़त से उपधारा 1 के अधीन सूचना किए बिना ही बात संस्थित किया जा सकता है। अब मान लीजिए कोई वादी है, वो क्या कर रहा है, सरकार के विरुद्ध या फिर किसी लोक अधिकारी विरुद्ध, जो उसने लोक अधिकारी ने क्या किया है, अपनी पदीय हैसियत में अपनी ड्यूटी के वक्त उससे कुछ कार्य हो गया है, उसके विरुद्ध यदि कोई बात लाना चाहता है, ठीक है ना, और उसको लगता है कि अत्यावश्यक है, तुरंत संतोष प्राप्त करने का हकदार है वो, तो क्या करेगा, न्यायालय की इजाज़त से सूचना की तामील किए बिना ही क्या कर सकता है, बात संस्थित कर सकता है। किंतु यहाँ पर न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय बाद में अंतोष चाहे अंतरिम हो, ठीक है ना, चाहे अंतरिम अंतोष मिलना हो उसको, या फिर अन्यथा सरकार या लोक अधिकारी को बाद में अंतोष की बाबत हेतु प्रदर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात ही प्रदान किया जाएगा। अर्थात अब यदि अर्जेंट मामले के लिए है तो न्यायालय क्या करेगा, उस सरकार को या फिर जो लोक अधिकारी जिसके विरुद्ध बात संस्थित किया जा रहा है, तो वहाँ से अंतोष दिलाने के पहले क्या करेगा, उनको उचित अवसर प्रदान करता है ताकि वो अपनी ओर से क्या करें, प्रतिरक्षा कर सकें। परंतु यदि न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात, अर्थात यदि सरकार है, सरकार और उस वादी को, या फिर कोई लोक अधिकारी है और वादी है, तो उन दोनों को सबको सुनने के पश्चात यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि बाद में कोई अत्यावश्यक या तुरंत संतोष प्रदान करना आवश्यक नहीं था, ठीक है ना, न्यायालय को सुनने के बाद क्या लग रहा है, ठीक है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है न्यायालय को, ऐसा समाधान हो जाता है कि कोई अत्यावश्यक संतोष प्रदान करने की जरूरत है ही नहीं, तुरंत संतोष प्रदान करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ पर क्या करेगा कि वाद पत्र को वापस कर देगा। न्यायालय क्या करेगा, जो वाद पत्र दाखिल किया गया था वादी के द्वारा उसको वापस कर देगा और उससे यह अपेक्षा करेगा कि उपधारा 1 की अपेक्षाओं का पालन करने के पश्चात किया जाए। अर्थात वो पहले क्या करे, पहले सूचना दे, उसके बाद 2 माह बाद क्या करेगा, वहाँ पे बात संस्थित करेगा। यदि न्यायालय को ऐसा समाधान हो जाता है तब कि तुरंत संतोष प्रदान करना आवश्यक नहीं है। उसके बाद है थर्ड, ऐसे वाद को केवल इस कारण खारिज नहीं किया जाएगा कि उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट सूचना में त्रुटि या दोष है। यदि ऐसी सूचना में, ठीक है ना, अब जो बात खारिज किया जा रहा है केवल इस कारण से बात खारिज नहीं किया जाएगा कि उसमें त्रुटि या दोष है। अब त्रुटि या दोष किस प्रकार की होगी, वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान इस प्रकार दिया गया है जो सूचना की तामील करने वाले व्यक्ति की शिनाख्त करने में और समुचित प्राधिकारी या लोक अधिकारी को समर्थ करे, और इसी उप सूचना उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट समुचित प्राधिकारी के कार्यालय में परिदत्त कर दी गई। यदि मान लीजिए अब वादी का जो नाम है, वर्णन है, निवास स्थान है, ये सारी चीज़ सही है, अब छोटी मोटी कुछ गलतियां हो गई जिससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, अब न्यायालय क्या मानता है कि जो समुचित अधिकारी थे, जो प्राधिकारी थे, लोक अधिकारी थे, सरकार था, उनको सूचना पर्याप्त मिल गई है और जो सूचना थी उस कार्यालय में परिदत्त कर दी गई है, तो यहाँ पर इस कारण से बात खारिज नहीं किया जाएगा। और मान लीजिए यदि त्रुटि या दोष ऐसी है कि वादी का नाम ही गलत है, वर्णन जो किया गया है, निवास स्थान बताया गया, उसमें कुछ कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर बात खारिज किया जा सकता है। उसके बाद बी नंबर, वाद हेतुक और वादी द्वारा दावा किया गया अंतोष उपदर्शित किया गया हो। अर्थात जो वाद हेतुक है, ठीक है ना, वादी
अब बात संसित करना चाहता है, लेकिन जब सूचना देगा तो वहाँ पर क्या करेगा, वाद हेतु को दर्शित किया जाना चाहिए उसके द्वारा। और जो रिलीफ चाहता है वो वादी, वो भी उसको क्या करना होगा, उपदर्शित करना होगा। यदि यह उपदर्शित नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं कर पाया, तो वहाँ पर बात खारिज किया जा सकता है। लेकिन ऐसी त्रुटि है यदि है, ठीक है ना, जो इनसे अलग है, 2 पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं ऊपर, ठीक है ना, इनसे अलग त्रुटि है, तो फिर वहाँ पे बात खारिज नहीं किया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 81। सेक्शन 81 क्या बात करता है कि गिरफ्तारी सुई उपसंजाति से छूट। ऐसे किसी भी कार्य के लिए जो लोक अधिकारी द्वारा उसकी पदी हैसियत में किया गया है, तात्पर्य है उसके विरुद्ध संस्थित किए गए बाद में। अब यहाँ पे जो बात संस्थित किया गया था, किसके अगेंस्ट में था, लोक अधिकारी के द्वारा विरुद्ध, जो अपनी ड्यूटी के बाद कुछ उससे ऐसा कार्य हो गया जिसके कारण उस पर बात चलाया जा रहा है, ठीक है ना, उसके विरुद्ध बात संस्थित किया गया है। तो उस बाद में क्या किया जाएगा, डिक्री के निष्पादन से अन्यथा, अर्थात जब डिक्री का निष्पादन किया जा रहा है उसके अलावा ना तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है ना, और ना ही उसकी कोई भी संपत्ति कुर्क की जाएगी। यदि डिक्री का निष्पादन करना है तब किया जा सकता है, लेकिन डिक्री के निष्पादन से पहले उस जो लोक अधिकारी है उसको ना तो गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाएगा। उसके बाद है जहां न्यायालय का समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी लोक सेवक का अपाय किए बिना अपने कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं हो सकता है, वहां उसे सुई उपसंजाति से छोड़ दे देगा। अब न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि जो लोक सेवक है जिसके विरुद्ध बात संसित किया गया था, वो अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, उस लोक अधिकारी को स्वीय उपसंजाति से छूट दे देगा न्यायालय, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यदि किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई बात संस्थित किया गया है तो डिक्री के निष्पादन से अलावा, ठीक है ना, डिक्री का निष्पादन हो रहा है तब तो किया जा सकता है, गिरफ्तार और कुर्क भी की जा सकती है उसकी संपत्ति, लेकिन डिक्री के निष्पादन से अन्यथा उसके पहले ना तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही उसकी संपत्ति कुर्क होगी। और दूसरा पॉइंट है कि प्रतिवादी यदि लोक सेवक का अपाय किए बिना, ठीक है ना, लोक सेवक का अपाय किए बिना अपने कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं हो सकता है, अर्थात उसकी ड्यूटी ऐसी है, मान लीजिए कोई सैनिक है, ठीक है ना, सेना है, अब वो अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं आ सकता है तो वहाँ पर उसकी सुई उप संजाति से छूट रहेगी, ठीक है ना, उसकी उपस्थिति से छूट रहेगी, उसके प्लीडर द्वारा सारी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद है सेक्शन 82। अब यहाँ पे क्या है, डिक्री का निष्पादन, जहाँ सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या ऐसे कार्य की बात जिसके बारे में तात्पर्य है कि ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदी हैसियत में किया गया है उसके द्वारा या उसके विरुद्ध बाद में यथास्थित भारत संघ या किसी राज्य या लोक अधिकारी के विरुद्ध डिक्री पारित की जाती है, वहाँ ऐसी डिक्री उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार ही निष्पादित की जाएगी, अन्यथा नहीं। अब मान लीजिए जो लोक सरकार के विरुद्ध बात संसित किया गया था या फिर किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध बात संसित किया गया था, अब वहाँ पे डिक्री पारित कर दी गई, ठीक है ना, उनके अगेंस्ट में डिक्री पारित कर दी गई सरकार के या लोक अधिकारी के, तो वहाँ पर उस डिक्री का निष्पादन कैसे किया जाएगा, उपधारा 2 के सिवाय नहीं किया जाएगा। अर्थात उपधारा 2 क्या है ये हम पढ़ लेते हैं। उपधारा 2 की बात करें हम यहाँ, तो ऐसी डिक्री की तारीख से संगणित 3 मास की अवधि तक उस डिक्री के तुष्ट न होने पर ही किसी ऐसी डिक्री के निष्पादन का आदेश निकाला जाएगा। यदि मान लीजिए कोई डिक्री पारित हो गई है न्यायालय के द्वारा, यदि 3 माह तक कुछ नहीं होता है, उस डिक्री का निष्पादन नहीं हो पाता है, तो न्यायालय कुछ नहीं करेगा। लेकिन यदि 3 माह तक नहीं, 3 माह के बाद अगर नहीं होता है तो न्यायालय क्या करेगा, ऐसा आदेश दे सकता है कि उस डिक्री का निष्पादन किया जाए, अर्थात 3 माह तक का टाइम देता है न्यायालय यहाँ पर। उपधारा 1 और 2 के उपबंध किसी आदेश या पंचायत के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे डिक्री के संबंध में लागू होंगे यदि वह आदेश या पंचायत भारत संघ या राज्य या लोक अधिकारी के विरुद्ध पारित है, ठीक है। अब यहाँ पे जो उपधारा 1 और उपधारा 2 में बातें बताई गई हैं, ठीक है, सेक्शन 82 के, तो वहाँ पर यदि किसी आदेश या पंचायत के संबंध में भी लागू होंगे, ठीक है, जो उपधारा 1 और 2 में बताई गई बातें वो किस में लागू होगी, चाहे आदेश हो कोई या फिर कोई पंचायत, पंचायत का मतलब होता है जो पंचों का निर्णय होता है उससे संबंधित है, ठीक है ना, वहाँ पर भी लागू हुए, ऐसे लागू होंगे जिससे कि डिक्री के संबंध में लागू होते हैं। और यदि वह आदेश या पंचायत भारत संघ, राज्य या लोक अधिकारी के विरुद्ध पारित हैं तब, ठीक है ना। तो यह है आपका सरकार के विरुद्ध है उसके द्वारा बात संसित करना। अब यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पर इतने ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट एक सेक्शन और इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना, जो यहाँ पर लिखा नहीं गया है, मैं आपको ऑरली बता देता हूँ कि सेक्शन 86
जो बात करता है विदेशी राज्यों, राजदूतों और दूतों के विरुद्ध बात, अर्थात जो विदेशी राज्य हैं और या फिर जो विदेशी राजदूत होते हैं, जो ठीक है ना, या दूत होंगे, उनके विरुद्ध एक बात संथित करना है तो केंद्रीय सरकार की सहमति के बिना वहाँ पर बात नहीं लाया जाएगा, ठीक है ना। और उस सरकार के किसी सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए, तभी वो क्या किया सकता है, उन विदेशी राज्यों, राजदूतों और दूतों के विरुद्ध बात संथित किया जा सकता है। इतना ही इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।